3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड यानी 108 करोड़ किलोमीटर हर घंटे में लाइट इतनी डिस्टेंस इस ब्रह्मांड में कवर कर लेती है। इस स्पीड से तेज कोई भी नहीं है और ये इस यूनिवर्स की मैक्सिमम स्पीड भी है। कोई भी ऑब्जेक्ट इससे ज़्यादा तेज़ स्पीड से ट्रैवल नहीं कर सकता है। अगर आप लाइट की 99.99% स्पीड से भी लाइट का पीछा करो तो भी ये आपको 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड पर ही दिखाई देगी। इसकी स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। आप लाइट को ओवरटेक करने की सोचोगे पर इसे ओवरटेक करना तो दूर, आप इसे कभी पकड़ ही नहीं सकते हो। ये हमेशा आपसे आगे रहेगी और इसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। पर ये सब देखकर आपके मन में ये सवाल तो आता ही होगा कि आखिर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड ही क्यों? फ्लाइट की स्पीड इससे ज़्यादा क्यों नहीं है? क्या ब्रह्मांड को कोई कंट्रोल कर रहा है जिससे ये स्पीड एकदम कांस्टेंट है, या फिर ब्रह्मांड खुद इस तरह बना है कि लाइट की इस स्पीड से तेज़ कुछ चल ही नहीं सकता है? अगर कोई इसे तेज़ जाने की कोशिश करे तो क्यों हर बार ब्रह्मांड उसे रोक देता है? ऐसी क्या फिजिक्स और नियम हैं जो लाइट की स्पीड को हमेशा इतना ही रखते हैं? इसके अलावा क्या लाइट को कभी टाइम महसूस होता है? आखिर उसे ब्रह्मांड कैसा दिखाई देता है? और अरबों लाइट ईयर दूर गैलेक्सीज पर जाने के लिए क्या लाइट को सच में अरबों साल लगते हैं या फिर ये इंस्टेंटली पहुंचती है? वहीं दूसरी ओर जो यूनिवर्स खरबों गैलेक्सीज और स्टार्स के कारण बहुत ब्राइट होना चाहिए था, वो भी असल में लाइट के कारण ही हमें इतना डार्क दिखाई देता है। क्यों हमें रात का आसमान अरबों तारे दिखते हुए भी एकदम डार्क लगता है? ऐसा क्या है कि लाइट के होते हुए भी यूनिवर्स बहुत ज़्यादा डार्क जगह बनकर रह गया है? तो दोस्तों, लाइट से जुड़े ये रहस्यमयी और खतरनाक सवाल आपके पक्का होश उड़ा देंगे। तो इन्हें अच्छे से जानने के लिए और लाइट से जुड़ी साइंस को और अच्छे से समझने के लिए ये वीडियो पूरी ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आज पहली बार आपको ऐसे फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो टॉप साइंटिस्ट ही जानते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज से 150 साल पहले वैज्ञानिक ये मानते थे कि जिस तरह आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई मीडियम चाहिए, जैसे कि हवा, क्योंकि हवा ही साउंड्स वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है और मैं और आप फिर सुनते हैं, उसी तरह इस ब्रह्मांड में लाइट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कोई ना कोई मीडियम तो ज़रूर होगा। लाइट जो कि खुद एक वेव है, सूर्य से चलकर धरती तक करोड़ों किलोमीटर का खाली अंतरिक्ष कैसे पार कर लेती है? ये किसी के सहारे इस ब्रह्मांड में ज़रूर चलती होगी। जिस तरह हमारी पृथ्वी हवा से भरी है, उसी तरह पक्का ब्रह्मांड भी किसी चीज़ से भरा होगा जिससे लाइट आसानी से ट्रैवल करती होगी। वैज्ञानिकों ने उस समय इस रहस्यमय चीज़ को ईथर नाम दिया। उन्होंने मान लिया कि अंतरिक्ष पूरी तरह खाली नहीं है, ये ईथर नाम के एक न दिखने वाले बिना वजन वाले पदार्थ से भरा हुआ है। ये पूरे ब्रह्मांड में एक शांत समुद्र की तरह फैला है और लाइट इसी ईथर के समुद्र में लहरों की तरह तैरकर हम तक पहुंचती है। ये एजम्पशन उस समय इतना पक्का था कि कई वैज्ञानिक इसे सही मानते थे, पर धीरे धीरे साल 1887 में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने पूरी साइंस को ही बदल कर रख दिया। पहली बार हम तब लाइट की प्रॉपर्टीज़ को समझ पाए थे। उस समय दो वैज्ञानिकों एल्बर्ट माइकलसन और एडवर्ड मोरले के दिमाग में ऐसा सवाल गूंज रहा था जो उन्हें लगातार परेशान करता था। उनका कहना था कि जिस तरह हम पृथ्वी पर चलते हैं और दौड़ते हैं या गाड़ी चलाते हैं तो हमें हवा का एक धक्का सा लगता है। जितनी तेज़ी से हम चलेंगे उतनी ही हवा हमें लगेगी और हमारी स्पीड कम करने की कोशिश करेगी। तो ऐसे ही अगर ये ब्रह्मांड सच में ईथर से भरा हुआ है तो यहाँ भी पृथ्वी, जो कि इस स्पीड पर सूर्य की परिक्रमा करती है, उसे भी ईथर की हवा यानी ईथर विंड महसूस होनी चाहिए। इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने एक फेमस एक्सपेरिमेंट किया जिसे माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। यहाँ उन्होंने एक लाइट की बीम ली और मिरर्स की मदद से उन्हें दो अलग अलग डायरेक्शन में बांट दिया। एक बीम पृथ्वी की रोटेशन यानी घूमने की डायरेक्शन में थी तो दूसरी बीम उससे 90 डिग्री के एंगल पर। अब उनका लॉजिक बहुत सिंपल था। जो लाइट वेव ईथर विंड की ओर गई है वो वापस जब रिफ्लेक्ट होगी तो उसे ईथर विंड से रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक वैसे ही जैसे आप अपनी बाइक को हवा में अपोजिट चलाते हो और हवा आपकी स्पीड कम करने की कोशिश करती है। पर जब लाइट वेव रिफ्लेक्ट होकर डिटेक्टर पर आई तो उसे उतना ही टाइम लगा जितना दूसरी लाइट वेव को बिना ईथर के लगा, यानी दोनों लाइट बीम एकदम बिल्कुल एक ही समय पर डिटेक्टर पर वापस लौटी। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को दिन में किया, रात में किया, लेकिन नतीजा हमेशा यही रहा। इस एक्सपेरिमेंट ने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को उस समय परेशान कर दिया। इससे यही नतीजा निकला कि ईथर जैसी कोई चीज़ इस ब्रह्मांड में नहीं है और लाइट को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इस एक्सपेरिमेंट के पब्लिश होने के 22 साल पहले ही महान वैज्ञानिक जेम्स क्लार्क मैक्सवेल अपनी इक्वेशन से ये साबित कर चुके थे कि लाइट असल में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनी होती है। मैक्सवेल ने बताया कि स्पेस में लाइट की स्पीड दो चीज़ों पर निर्भर करती है। पहला परमिटिविटी, यानी एक ऐसी वैल्यू जो बताती है कि अंतरिक्ष इलेक्ट्रिक फील्ड को बनने से कितना रोकता है, यानी रेजिस्टेंस। वहीं दूसरी वैल्यू है परमिएबिलिटी, जो बताती है कि अंतरिक्ष मैग्नेटिक फील्ड को बनाने में कितना सपोर्ट करता है या कितनी आसानी से गुजरने देता है। मैक्सवेल ने इन दोनों का इस्तेमाल करके एक फॉर्मूला दिया जो लाइट की स्पीड को नापने में मदद करता है। आप इस फॉर्मूले को स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो जब वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष की इन दोनों वैल्यूज परमिटिविटी और परमिएबिलिटी को इस फॉर्मूले में डाला तो जो जवाब आया उसने सबके होश उड़ा दिए। नंबर ठीक उतना ही था जितनी लाइट की स्पीड नापी गई थी, यानी लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, और कहें तो 29,97,92,458 मीटर प्रति सेकंड।
अब अंतरिक्ष एक वैक्यूम की तरह ही है और इसकी सभी प्रॉपर्टीज हमारी पृथ्वी से लेकर ब्रह्मांड के दूसरे छोर तक बिल्कुल एक जैसी हैं। इसीलिए इस फॉर्मूले के हिसाब से लाइट की स्पीड भी पूरे ब्रह्मांड में हमेशा एक जैसी यानी यूनिवर्सल ही होनी चाहिए। अब जब ये साबित हो चुका था कि लाइट को स्पेस में ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए और ना ही इसकी स्पीड कम और ज़्यादा होती है, बस कांस्टेंट रहती है, तो फिर इस आइडिया के आधार पर साल 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से दुनिया को दोबारा चौंका दिया। उन्होंने कहा कि आप चाहे एक जगह खड़े हों या लाइट स्पीड से उड़ने वाले रॉकेट में हो, लाइट आपको हमेशा एक ही स्पीड से आपके पास आती हुई दिखाई देगी। आप भले ही क्यों ना लाइट की 99.9999% स्पीड पर चलें, पर जब आप टॉर्च ऑन करेंगे तो उसमें से निकलने वाली लाइट आपके साथ नहीं चलेगी, बल्कि सीधी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आपसे दूर भाग जाएगी। आप कभी भी लाइट स्पीड के रिलेटिव नहीं जा सकते हो। ब्रह्मांड लाइट की स्पीड कांस्टेंट रखने के लिए स्पेस और टाइम के साथ ही खेल खेल जाता है। जब आप बहुत तेज ट्रैवल करते हैं तो आपकी घड़ियां धीमी हो जाती है, जिसे टाइम डायलेशन कहा जाता है, और लंबाई सिकुड़ जाती है यानी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ये सब सिर्फ इसलिए होता है ताकि लाइट की स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहे। वहीं लाइट की स्पीड इसलिए भी कांस्टेंट रहती है ताकि ब्रह्मांड में कॉज और इफेक्ट का नियम सही से काम करता रहे। सोचिए, बोर्ड के पेपर देने से पहले ही यानी कॉज से पहले ही आपको रिजल्ट मिल जाए यानी इफेक्ट हो जाए तो क्या होगा? ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ब्रह्मांड लाइट की स्पीड को कांस्टेंट रखता है। अगर कोई लाइट से तेज चला जाए तो टाइम ट्रैवल कर सकता है और पीछे जाकर के अपने रिजल्ट को अच्छा कर सकता है। इसलिए ऐसा ना हो, ब्रह्मांड एक लिमिट लगाता है जिसे स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं। तो वैज्ञानिक इन्हीं कारणों से मानते हैं कि लाइट की स्पीड वैक्यूम और कहें तो स्पेस में हमेशा कांस्टेंट रहती है। पर क्या हम इसी लाइट की स्पीड को अपने इंस्ट्रूमेंट या फिजिक्स की मदद से कम और ज्यादा कर सकते हैं? तो दोस्तों, लाइट केवल वैक्यूम में और अंतरिक्ष में ही एक सेम स्पीड में चलती है, पर जब लाइट पानी या कांच से टकराती है तो वो वहां मौजूद एटम से टकराकर धीमी हो जाती है। यानी लाइट का मीडियम बदल जाए तो स्पीड कम करना पॉसिबल है, पर इसकी स्पीड को तेज करना, अब यहाँ थोड़ा ट्विस्ट आता है। नॉर्मल फिजिक्स कहती है कि इम्पॉसिबल है, पर कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जो मानती हैं कि लाइट की स्पीड जो आज है वैसी बिग बैंग के समय नहीं रही होगी। हो सकता है उस समय इसकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से ज्यादा हो, पर इसे पक्का प्रूव कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम बिग बैंग जैसी कंडीशन बनाकर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप केवल लाइट की स्पीड स्लो कर सकते हो, पर इसे बिल्कुल भी फास्ट नहीं कर सकते हो। ब्रह्मांड कभी भी इसे फास्ट नहीं होने देगा, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। इसके लिए आपको नई फिजिक्स वाला यूनिवर्स बनाना होगा, तभी आप लाइट स्पीड को इंक्रीज कर पाओगे। खैर, अब तक तो हमने केवल लाइट स्पीड की बात की। अब आगे मैं आपको ले जाऊंगा उस रहस्य की ओर जो आज भी सभी को परेशान करता आ रहा है। क्या लाइट को टाइम का पता चलता है? क्या लाइट के लिए टाइम एग्जिस्ट करता है? जब लाइट स्पेस में एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी तक जाती है तो इन करोड़ों लाइट ईयर्स की यात्रा में क्या सच में लाइट को भी करोड़ों साल लगते हैं, या फिर ये करोड़ों साल केवल इंसानों को दिखाने के लिए ब्रह्मांड हमें धोखा देता है? यानी लाइट को ट्रैवल करते समय क्या फील होता है? मान लो एक फोटोन यानी लाइट का पार्टिकल किसी दूसरे तारे से निकला और उसे हम तक आने में 10 करोड़ साल लगे हैं, क्योंकि हम उससे 10 करोड़ लाइट ईयर दूर हैं। अब जैसे ही वो पृथ्वी पर पहुंचा तो आपने उससे पूछा कि तुम्हें पृथ्वी तक आने में कितना समय लगा। आपने सोचा कि फोटोन हमारी तरह ही कहेगा कि 10 करोड़ साल लगे, पर फोटोन का आंसर एकदम अलग था। उसने आपसे कहा कि भाई, मुझे अपने स्टार से पृथ्वी तक आने में 0 सेकंड लगे हैं, यानी कुछ भी समय नहीं लगा। मुझे ब्रह्मांड एकदम ऐसा लगा जैसे कि फ्रीज हो और मैं इंस्टेंटली पृथ्वी पर आ गया। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की माने तो जब लाइट चलती है तो उसे टाइम और डिस्टेंस दोनों 0 लगते हैं, यानी टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन 100% होता है। फोटोन को हमारी पृथ्वी एकदम अपने पास ही दिखाई देगी। उसे ऐसा लगेगा जैसे वो बिना हिले ही पृथ्वी पर आ गया है। जिस तरह हम स्पेस में यात्रा को एक्सपीरियंस करते हैं, लाइट कभी भी कोई यात्रा तय नहीं करती। हमारे लिए जो 10 करोड़ साल का लंबा इतिहास है, लाइट के लिए वो बस एक इटर्नल नाउ यानी हमेशा रहने वाला वर्तमान है। लाइट के लिए टाइम का कोई वजूद नहीं है। हालांकि ये सब आइंस्टाइन के मुताबिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है, यानी नजरिए पर। अगर आप लाइट के नजरिए से देखोगे तो आप भी वो एक्सपीरियंस करोगे जो लाइट करती है। वहीं अगर आप अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी अपने नजरिए से देखोगे तो आपके लिए टाइम का कॉन्सेप्ट लागू हो जाएगा। 10 करोड़ लाइट ईयर दूर की यात्रा 10 करोड़ साल की ही लगेगी। लाइट भी आपको 10 करोड़ सालों में ही पृथ्वी पर आती हुई दिखाई देगी। खैर, ये तो आपने जान लिया कि स्पेस में जब लाइट ट्रेवल करती है तो उसे क्या एक्सपीरियंस होता है और उसे क्या लगता है। पर अब हम इसी लाइट से जुड़े एक ऐसे पैराडॉक्स के बारे में भी जानेंगे जिसे जानकर आपके पक्का होश उड़ जाएंगे। सोचिए, इस ब्रह्मांड में अरबों खरबों तारे और गैलेक्सीज और क्वेज़ार्स हैं। हर तरफ आपको अपनी गैलेक्सी में तारे ही तारे दिख जाएंगे। पृथ्वी से हजारों गुना विशाल तारे जब हर तरफ हैं, तो फिर भी आपको रात में गैलेक्सी काफी डार्क क्यों दिखाई देती है? गैलेक्सी के सेंटर में सुपरमैसिव ब्लैक होल्स यानी क्वेज़ार्स होते हैं, जो अरबों तारों से भी ज्यादा ब्राइट होते हैं। और ऐसे ही 20 खरब गैलेक्सीज को मिला लिया जाए तो उनमें कितने तारे और क्वेज़ार्स होंगे? तो इस हिसाब से तो ब्रह्मांड में लाइट ही लाइट हर जगह होनी चाहिए थी। ब्रह्मांड हमें एकदम ग्लो करता हुआ दिखाई देना चाहिए था, पर ऐसा कुछ नहीं है। अरबों खरबों गैलेक्सीज के बाद भी आपको यूनिवर्स काफी डार्क दिखाई देता है।
तो दोस्तों इसे कहते हैं ऑल्वर्स पैराडॉक्स, जो सीधा इसी सवाल को पूछता है कि यूनिवर्स में सब कुछ होते हुए भी ये इतना डार्क क्यों लगता है। तो दोस्तों इसके दो रीजन हैं। पहला रीजन ये है कि हमारा ब्रह्मांड हमेशा से मौजूद नहीं था। बिग बैंग से लेकर अब तक इसकी उम्र लगभग 13 अरब 80 करोड़ साल है। इसीलिए बहुत दूर के तारों की लाइट अभी तक हमारी पृथ्वी तक पहुंची ही नहीं है। और दूसरा बड़ा रीजन है ब्रह्मांड का फैलाव, यानी यूनिवर्स का एक्सपेंशन, जो कि लाइट की स्पीड से भी तेज हो रहा है।